हाँ तो बच्चों, आज हम हेनरी फ्यूल के प्रिंसिपल के बारे में पढ़ेंगे। तो हेनरी फ्यूल ने 14 प्रिंसिपल दिए थे। इनके प्रिंसिपल को फंडामेंटल प्रिंसिपल, जनरल प्रिंसिपल और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल के नाम से भी जाना जाता है। तो एक पहला इनका जो प्रिंसिपल है वो है फंडामेंटल प्रिंसिपल्स में पहला जो प्रिंसिपल इनका पढ़ेंगे हम, वो है डिवीज़न ऑफ लेबर या डिवीज़न ऑफ वर्क। डिवीज़न ऑफ वर्क में क्या कहा इन्होंने, देखिए कि डिवीज़न ऑफ वर्क रेफर्स टू डिवाइडिंग द वर्क इनटू कॉम्पैक्ट जॉब। मतलब इसमें वर्क को कॉम्पैक्ट जॉब में माने डिफरेंट छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर लिया जाता है ओवरऑल वर्क को, एंड एलोकेटिंग दीज कॉम्पैक्ट जॉब टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स। और उसके बाद इन छोटे छोटे कॉम्पैक्ट जॉब क्रिएट करने के बाद उसे डिफरेंट इंडिविजुअल्स को प्रोवाइड करना। इनका डिवीज़न ऑफ वर्क में साफ साफ कहना था कि टोटल वर्क को कॉम्पैक्ट जॉब में छोटे छोटे जॉब में डिवाइड कर लो और उनके इसके बाद उस कॉम्पैक्ट जॉब को डिफरेंट इंडिविजुअल्स को प्रोवाइड करना। फ्यूल का रिकमेंडेशन था द वर्क ऑफ ऑल काइंड मस्ट बी डिवाइडेड एंड एलोकेटेड एज पर द कॉम्पिटेंस, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, नॉलेज ऑफ द इंडिविजुअल। माने इंडिविजुअल के नॉलेज, एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन, कॉम्पिटेंस, इन सब के बेसिस पे जो भी वर्क को डिवाइड करने के बाद उसको एलोकेट करना चाहिए। तो इस तरीके से काम में स्पीड भी आती है, एक्यूरेसी भी आती है, स्पेशलाइजेशन भी होता है, क्योंकि बंदा एक ही टाइप का वर्क जब बार बार परफॉर्म करेगा तो कहीं ना कहीं इसमें स्पेशलाइज हो जाएगा, कुल मिला के इफ़िशियंसी में इंक्रीज आएगी। अब दूसरा जो प्रिंसिपल है वो है प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर शुड बी अ प्रॉपर बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में एक प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए। अथॉरिटी के बारे में कहा गया है कि अथॉरिटी आखिर क्या होती है, कि अथॉरिटी इज द राइट टू गिव द ऑर्डर टू सबऑर्डिनेट। मतलब अथॉरिटी वो राइट होता है जो जिसके थ्रू सुपीरियर जो होता है अपने सबऑर्डिनेट को ऑर्डर दे सकता है। अथॉरिटी वो राइट्स होते हैं जिनके थ्रू सुपीरियर सबऑर्डिनेट को ऑर्डर देते हैं। एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द ड्यूटी which a subordinate is expected to perform by virtue of its position in the organization। और रिस्पॉन्सिबिलिटी वो ड्यूटी होती है जिसे सबऑर्डिनेट को परफॉर्म करना होता है ड्यू टू इट्स पोजीशन इन द कंपनी। क्योंकि उनका जॉब कोई ना कोई कंपनी में काम करते हैं, वर्क करते हैं वो, और कंपनी में जब वर्क करते हैं उन्हें कोई ना कोई जॉब पोजीशन दी जाती है। उस जॉब पोजीशन का कोई ना कोई ड्यूटी होती है, क्योंकि ड्यूटी के अकॉर्डिंग जॉब पोजीशन क्रिएट किया जाता है। तो जिस जॉब पोजीशन पे रहते हैं उस जॉब पोजीशन के वर्क को परफॉर्म करना कि उन सबऑर्डिनेट को पड़ता है। तो सबऑर्डिनेट का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द ड्यूटी विच अ सबऑर्डिनेट इज एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन इन ऑर्गेनाइजेशन। तो उनका कहना था फ्यूल का कि किसी भी इंस्टीट्यूशन में अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी बैलेंस फॉर्म में होना चाहिए। अगर अथॉरिटी ज़्यादा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कम है, तो कहीं ना कहीं अथॉरिटी का मिसयूज होने का चांस रहता है। और अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है, अथॉरिटी कम है, उस केस में हम अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को मीट नहीं कर पाते हैं या कहीं ना कहीं ड्यूटी को पूरा नहीं कर पाते हैं। इस तरीके से अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा बैलेंस फॉर्म में होना चाहिए। अगला जो प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन कहता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सिस्टमेटिक वर्किंग के लिए ये ज़रूरी होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं उसके ओबीडियंस होना। इसी को प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन कहा गया कि प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन रेफर्स टू ओबीडियंस टू रूल्स एंड रेगुलेशन of a organization which is necessary for systematic working of the organization. According to Fayol, discipline requires good supervisor at all levels, clear and fair agreement regarding rules and judicious application of penalty. Fayol का कहना था कि डिसिप्लिन मैनेजर के सभी लेवल पे, मतलब जितने भी लेवल्स हैं किसी भी मैनेजमेंट में, उन सभी लेवल पर डिसिप्लिन का होना बहुत ही ज़रूरी होता है। जब डिसिप्लिन क्लियर कट जब रूल्स होते हैं
और फेयर जब रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, और जब पहले से ही जुडिशियल पेनल्टीज़ के बारे में लोगों को जानकारी होती है कि अगर हम ठीक से अपना वर्क परफॉर्म नहीं करेंगे तो हमें इस केस में ऐसी पेनल्टी मिल सकती है, तो उस केस में इंस्टीट्यूशन में लोग अपने गोल की ओर बराबर ध्यान दिए रहते हैं और कहीं ना कहीं इससे गोल सही समय पे पूरे हो जाते हैं। इसलिए प्रिंसिपल और डिसिप्लिन बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल माना जाता है। अगला जो प्रिंसिपल है आपका, वो जो प्रिंसिपल है यूनिटी ऑफ कमांड। तो यूनिटी ऑफ कमांड में क्या बात कहा गया कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, इस प्रिंसिपल में ये कहा गया कि ईच सुपीरियर शुड रिसीव ऑर्डर्स एंड टू बी अकाउंटेबल टू वन एंड ओनली वन सुपीरियर। माने हर एक सबऑर्डिनेट जो होता है वो एक बार में एक ही सुपीरियर से ऑर्डर रिसीव करेगा और उसके लिए ही रिस्पॉन्सिबल या अकाउंटेबल होगा। अब इसको और ब्रॉड में समझते हैं। इसका मतलब ये होता है, यूनिटी ऑफ कमांड के रिगार्डिंग कहना था कि किसी भी सबऑर्डिनेट को एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए एक पर्टिकुलर टाइम पे किसी एक ही सुपीरियर से कमांड मिलना चाहिए। मतलब एक टाइम में एक बंदे को या एक सबऑर्डिनेट को किसी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करते समय एक ही सुपीरियर से क्या होना चाहिए, आदेश मिलना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर बंदे को डिफरेंट सुपीरियर से आदेश मिलेंगे, ऑर्डर मिलेंगे, तो वो कंफ्यूज हो जाएगा कि वो किसके ऑर्डर को फॉलो करे। इससे कहीं ना कहीं वेस्टेज ऑफ टाइम होगा, डुप्लीकेसी होगी, और दूसरी चीज़ इससे सुपीरियर्स में झगड़ा होने का भी चांस बना रहता है। इसलिए किसी भी इंस्टीट्यूशन में यूनिटी ऑफ कमांड का होना बहुत ज़रूरी है। अगला है प्रिंसिपल यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन कहता है कि देयर शुड बी वन हेड एंड वन प्लान फॉर अ ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज़ हैविंग सेम ऑब्जेक्टिव्स। माने सेम ऑब्जेक्टिव वाले ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज़ के लिए एक हेड और एक प्लान होना चाहिए। जैसे कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के भीतर एक ग्रुप ऑफ एक्टिविटी जो परफॉर्म की जाती है वो सभी प्रोडक्शन से रिलेटेड होती है। मतलब उनका ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रोडक्शन करना, उनका ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्टिव सेम होगा। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का एक हेड होना चाहिए और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए एक प्लान होना चाहिए। According to this principle, all the units of an organization should be moving toward the same objectives through coordinated and focused effort। यानी इस प्रिंसिपल में ये कहा गया है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी यूनिट्स बनाए जाते हैं उन सभी को कोऑर्डिनेटेड और फोकस्ड एफर्ट के साथ सेम ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने की तरफ मूव करना चाहिए। इससे क्या होता है, संस्था में यूनिटी ऑफ एक्शन आता है, कोऑर्डिनेशन आता है, और किससे कहीं ना कहीं डुप्लीकेसी ऑफ एफर्ट्स नहीं होने पाता है। अगला जो प्रिंसिपल है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। इस प्रिंसिपल में ये बात कही गई कि इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल मस्ट प्रिवेल ओवर द इंटरेस्ट ऑफ द इंडिविजुअल और एम्प्लॉय। मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जनरल इंटरेस्ट मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट के लिए। अगर किसी इंडिविजुअल इंटरेस्ट को मतलब आपको इंडिविजुअल इंटरेस्ट को इग्नोर करना पड़े तो आप ऑर्गेनाइजेशनल के इंटरेस्ट को प्रायोरिटी देंगे, उसके जगह इंडिविजुअल इंटरेस्ट को आप इग्नोर कर सकते हैं। उनका यह कहना था इसलिए क्योंकि जब संस्था है तभी हम एम्प्लॉयज़ वहाँ पे वर्क कर पाएंगे। अगर हम संस्था के हित के बारे में नहीं सोचेंगे, संस्था से हित से रिलेटेड मान लीजिए कोई डिसीजन होना है और उससे कहीं ना कहीं कुछ एम्प्लॉयज़ को लॉस होगा, तो कुछ एम्प्लॉयज़ को लॉस होगा लेकिन इससे संस्था काफ़ी तेज़ी से ग्रो करेगी। तो ऐसे केस में ऐसे डिसीजन लेने चाहिए, जनरल इंटरेस्ट से रिलेटेड ये डिसीजंस माने जाएंगे, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट में ये डिसीजन माने जाएंगे। ऐसे केस में इंडिविजुअल के इंटरेस्ट को ध्यान नहीं देना चाहिए। इस प्रिंसिपल में कहा गया है कि इन द ऑर्गेनाइजेशन की डिफरेंट बैकग्राउंड से लोग आते हैं, उनके इंटरेस्ट अलग अलग होते हैं। ये प्रिंसिपल ये कहता है कि हर एक इंडिविजुअल्स जब किसी संस्था से जुड़ जाता है तो उसे
तो उसे अपने पर्सनल इंटरेस्ट को सेक्रीफाइस कर देना चाहिए फॉर अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करने के लिए उसे पर्सनल इंटरेस्ट का कहीं ना कहीं त्याग करना चाहिए और करना पड़ेगा भी, नहीं तो तभी आप ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव कर पाएंगे। अगला जो प्रिंसिपल है वो है रिम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉई। तो इस प्रिंसिपल में कहा गया है कि रिम्यूनरेशन को जो मिलने इस प्रिंसिपल में ये कहा गया है कि किसी भी इंस्टीट्यूशन में जो भी वर्कर्स हैं या एम्प्लॉयज़ हैं उनको फेयर रिम्यूनरेशन मिलना चाहिए अकॉर्डिंग टू पेइंग कैपेसिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की पेइंग कैपेसिटी को भी ध्यान में रखना इसके लिए ज़रूरी होता है। ये नहीं कि बस प्रॉपर मिलना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए, लेकिन वो अकॉर्डिंग किसके होना चाहिए, पेइंग कैपेसिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मान लो अभी कोई बिजनेस नया नया स्टार्ट हुआ, ऐसे केस में उसकी पेइंग कैपेसिटी कम होगी, वो उतना पे नहीं कर पाएगा आपको जितना कि बड़ी बड़ी कंपनियां पे कर लेंगी। तो ऐसे केस में इसका ये मतलब नहीं है कि वो फेयर रिम्यूनरेशन नहीं दे रहा है, वो फेयर दे रहा है, उसकी ओर से जितना हो सकता है वो मैक्सिमम आपको दे रहा है, जिससे आपका जीडीसी जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन रहता है। तो मतलब कम से कम इतना आपको ज़रूर रिम्यूनरेशन देना चाहिए जिससे कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन हो सके। अगला प्रिंसिपल है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। तो सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन का प्रिंसिपल ये कहता है कि किसी भी इंस्टीट्यूशन में देयर शुड बी प्रॉपर बैलेंस बिटवीन सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कंसंट्रेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी इन फ्यू हैंड्स। मतलब कुछ ही हाथों में डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी जब कंसंट्रेट होती है तो उसे हम सेंट्रलाइजेशन का नाम देते हैं। जैसे एक सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में जनरली सारे के सारे अथॉरिटी डिसीजन मेकिंग के एक ही आदमी के पास होता है, इसलिए छोटी मोटी संस्था होती है वहाँ पे भी डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी जो होती है एक कुछ ही लोगों के हाथ में होती है, तो वो सेंट्रलाइज माने जाते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है जब डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी जो होती है बहुत सारे लोगों के पास स्प्रेड कर दिया जाता है। जब डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी को हम स्प्रेड करते हैं अमंग डिफरेंट वेरियस लेवल्स, मतलब हम वेरियस लेवल पे जब हम डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी को क्या करते हैं, स्प्रेड आउट कर देते हैं, तो हम इसे डिसेंट्रलाइज कहते हैं। जनरली ये लार्ज स्केल के बिजनेस के लिए किया जाता है जो कि नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे बिजनेस ऑपरेट करते रहते हैं। वो सारे के सारे इंस्टीट्यूशन पे एक साथ अपना कमांड नहीं कर सकते हैं। ऐसे केस में उन्हें कुछ न कुछ अथॉरिटी हर जगह पे वो मैनेजर अपॉइंट करते हैं, उस मैनेजर को कुछ न कुछ अथॉरिटी प्रोवाइड करते हैं। इस तरीके से उनकी डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी जो होती है वो अलग अलग जगह पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में डिसेंट्रलाइजेशन और सेंट्रलाइजेशन का जो डिग्री है कितना होना चाहिए, ये बात डिपेंड करता है कि ऑर्गेनाइजेशन में किस टाइप के स्पेशलिस्ट हैं, वर्कर्स किस टाइप के हैं, हाँ वो ऑर्गेनाइजेशन का साइज कितना बड़ा है, उसका नेचर कैसा है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन को तय किया जाना चाहिए कि कौन सेंट्रलाइजेशन कितना परसेंट होगा और डिसेंट्रलाइजेशन कितना परसेंट होगा। बहुत ज़्यादा सेंट्रलाइजेशन कहीं ना कहीं इससे वर्क करने में बहुत ही डिले होता है, क्योंकि इसके लिए आपको बार बार टॉप लेवल मैनेजमेंट की परमिशन की रिक्वायरमेंट होगी, और कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन करना कहीं ना कहीं मैनेजमेंट के हाथों से कंट्रोल खो देना है, जिससे कि डिसिप्लिन की प्रॉब्लम आ जाएगी। इसके बाद जो प्रिंसिपल आता है वो होता है प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। तो प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन क्या कहता है, ये प्रिंसिपल ये कहता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अथॉरिटी और कम्युनिकेशन का जो फ्लो होता है वो एक सीक्वेंस में होना चाहिए और उसे मैनेजर्स और सबऑर्डिनेट्स दोनों को फॉलो करना चाहिए। स्केलर चेन में क्या होता है कि जैसे कि अथॉरिटी होती है, अथॉरिटी का फ्लो टॉप टू बॉटम जो होता है एक फ्लो में डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक सीक्वेंस में होना चाहिए। मतलब सबसे पहले टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास अथॉरिटी होती है, वो अथॉरिटी मिडिल लेवल मैनेजमेंट के पास ट्रांसफ़र करता है, फिर मिडिल लेवल से वो ऑपरेटिंग लेवल मतलब सुपरवाइजरी लेवल पे ट्रांसफ़र होता है। इस तरीके से अथॉरिटी का जो है डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए।
उसी तरीके से जब कोई कम्युनिकेशन होना चाहिए तो कम्युनिकेशन के लिए भी एक सीक्वेंस का फॉलो करना चाहिए कि अगर टॉप लेवल का मैनेजमेंट है, वो कोई बात वर्कर्स तक पहुंचाना चाहता है, तो टॉप लेवल मैनेजमेंट सबसे पहले अपनी बात किसको बताना चाहिए? मिडिल लेवल मैनेजमेंट को बोलेगा। मिडिल लेवल का मैनेजमेंट उसे सुपरवाइजर लेवल को बोलेगा, सुपरवाइजर तब वर्कर्स में मैनेजमेंट की बातों को पहुंचा देंगे। या वर्कर्स अपनी कोई बातें टॉप लेवल मैनेजमेंट तक पहुंचाना चाहते हैं तो इसके लिए वर्कर डायरेक्ट मैनेजमेंट से कांटेक्ट नहीं कर सकता है, वर्कर को चेन का फॉलो करना पड़ेगा। वर्कर पहले सुपरवाइजर को बताएगा, सुपरवाइजर फिर मैनेजर मिडिल लेवल मैनेजर को बताएगा, मिडिल लेवल मैनेजर फिर टॉप लेवल मैनेजमेंट तक उसके बातों को पहुंचाएगा। मतलब एक सीक्वेंस में कम्युनिकेशन का भी फ्लो होना चाहिए और अथॉरिटी का भी फ्लो होना चाहिए। इससे हाउएवर इन द केस ऑफ अर्जेंसी, लेकिन उन्होंने कहा कि इमरजेंसी के केस आने पे, अगर इन केस ऑफ अर्जेंसी हो जाए उस केस में फ्यूल ने एक शॉर्टकट चेन को परमिट किया जिसे हम गैंग प्लैंक के नाम से जानते हैं। आखिर गैंग प्लैंक अलाउज द डायरेक्ट कम्युनिकेशन बिटवीन टू एम्प्लॉयज़ ऑफ द सेम लेवल विदाउट फॉलोइंग द स्केलर चेन। मतलब गैंग प्लैंक जो होता है वो डायरेक्ट कम्युनिकेशन बिटवीन टू एम्प्लॉयज़ ऑफ द सेम लेवल के दो एम्प्लॉय के भी डायरेक्ट कम्युनिकेशन को अलाउ करता है गैंग प्लैंक, विदाउट फॉलोइंग द स्केलर चेन, बिना स्केलर चेन को फॉलो किए बिना वो लोग डायरेक्ट जो है, अगर कोई इमरजेंसी आ जाती है तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का हेड, उसे फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है तो वो डायरेक्ट क्या करेगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट के हेड से वो डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकता है, क्योंकि दोनों सेम लेवल के एम्प्लॉई हैं तो दोनों सेम लेवल के दो डिफरेंट एम्प्लॉई आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं इन केस ऑफ अर्जेंसी। अगर अर्जेंट नहीं है उस केस में आपको टॉप लेवल मैनेजमेंट से पहले अपनी बात कहनी पड़ेगी, फिर टॉप लेवल का मैनेजमेंट उन तक फाइनेंस डिपार्टमेंट से अपनी बात पहुंचाएगा, फिर फाइनेंस डिपार्टमेंट टॉप लेवल को बताएगा, फिर टॉप लेवल जाके इनको बताएगा बात। तो ये इस तरीके से आपको पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा। गैंग प्लैंक केवल इमरजेंसी के केस में ही फॉलो होता है। इसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। इस प्रिंसिपल का ये कहना था कि इस प्रिंसिपल में मेन और मटेरियल जो भी इंस्टीट्यूशन में है उन सभी का सूटेबल प्लेस होना चाहिए एट अप्रोप्रिएट टाइम फॉर मैक्सिमम इफ़िशियंसी। मतलब अगर किसी भी इंस्टीट्यूशन में मैक्सिमम इफ़िशियंसी गेन करना है तो कोई भी जो भी मेन है और जो भी मटेरियल है एक अप्रोप्रिएट टाइम में उन सभी का एक सूटेबल प्लेस होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कोई दवा की दुकान है तो दवा की दुकान में आप जानते हैं बहुत सारी दवाएं होती है, लेकिन दवाएं होती हैं, मेडिसिन होते हैं, लेकिन हम जब भी उनसे कोई मेडिसिन मांगते हैं तो वो तुरंत जाके उस प्लेस पे पहुंच के जाते हैं, दवा लेके आ जाते हैं तुरंत। हम सोचते रह जाते हैं यार इनको कैसे पता कि तुरंत वहाँ पे ले आए। तो वो प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर को फॉलो करते हैं, उनको अच्छे से पता है कि कौन सी दवा किस प्लेस पे मौजूद है और उनको अच्छे से पता है कि कौन सी दवा किस प्लेस पे मौजूद है और तुरंत वो जाते हैं, वो दवा वहाँ से लेते आते हैं। इसी तरीके से मान लीजिए कि सुबह सुबह एक स्कूल में टाइम टेबल फॉलो किया जाता है कि कौन सा टीचर किस पीरियड में कहाँ पे मौजूद होगा, तो टाइम टेबल पूरा बना दिया जाता है। तो ऐसे केस में क्या होता है कि जैसे ही अगर प्रिंसिपल को जानना है कि भाई इस क्लास के टीचर को बुलाइए तो तुरंत टाइम टेबल देख के पता लग जाता है कि ये टीचर इस टाइम यहाँ मौजूद होगा, उसे डायरेक्ट वहाँ से बुलवा लिया जाता है। तो प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर से टाइम का वेस्टेज नहीं होने पाता है, इससे कहीं ना कहीं इफ़िशियंसी इंक्रीज होती है। प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी इसके बाद है। तो प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर शुड नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन among the employees on the basis of religion, on the basis of language, on the basis of caste, belief, nationality। मतलब किसी भी इंस्टीट्यूशन में एम्प्लॉयज़ के साथ मैनेजर्स को किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए, किसी भी बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए। उनके साथ एक फेयर बिहेवियर, सभी के साथ एक समान बिहेवियर करना चाहिए। इससे क्या होता है कि एम्प्लॉयज़ का इंस्टीट्यूशन में लॉयल्टी बढ़ेगा, कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन रिलेशन मेंटेन होगा सुपीरियर और सबऑर्डिनेट में, और इससे इंस्टीट्यूशन ग्रो करेगा। अगला प्रिंसिपल है स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। अकॉर्डिंग टू स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल जो है ये कहता है कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल
किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, मैनेजमेंट को इतना ऐसा एफर्ट करना चाहिए कि कोई भी उसके इंस्टीट्यूशन में जो भी बंदा एक बार इंटर कर जाए उसके बाद वो बंदा स्टेबल हो जाए, मतलब वो बंदा आपके इंस्टीट्यूशन को छोड़कर जाने का नाम न ले जब तक कि उसे आप खुद नहीं निकालते हैं वो, या उसकी कोई मजबूरी नहीं पड़ जाती है। मतलब अपने यहाँ कि हर एक मैनेजमेंट को एफर्ट करना चाहिए, कि प्रॉपर एफर्ट करना चाहिए टू अचीव स्टेबिलिटी एंड कंटिन्यूटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल। फ्यूल का कहना था कि एम्प्लॉय जो होते हैं जब उनका सिलेक्शन किया जाता है और जब उनको अपॉइंट किया जाता है उस समय बहुत सारे प्रोसीजर फॉलो किए जाते हैं। तो उन प्रोसीजर उनको उस समय सिलेक्शन के समय इस बात का ध्यान में रखना चाहिए कि ऐसे एम्प्लॉयज़ को सेलेक्ट किया जाए जिसके अंदर स्टेबिलिटी की क्वालिटी ज़्यादा हो। और इवन एक बार सिलेक्शन के बाद जब वो किसी इंस्टीट्यूशन में आ जाते हैं तो उनके लिए एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करना चाहिए, वर्किंग एटमॉस्फेयर, कि वो इंस्टीट्यूशन को छोड़ के जाने का नाम न लेना चाहिए, वो इंस्टीट्यूशन को छोड़ के नहीं जाएं। क्योंकि अगर बार बार वो छोड़ के चले जाएंगे इंस्टीट्यूशन को तो बार बार न्यू कर्मचारी आएंगे। इसके लिए आपको फिर से रिक्रूटमेंट का पूरा सिलेक्शन का प्रोसेस करना पड़ेगा, उन्हें सेलेक्ट करके लाना पड़ेगा, उन्हें ट्रेनिंग देना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं इसमें बहुत पैसा भी खर्चा हो जाएगा, टाइम भी लग जाएगा, और कहीं ना कहीं गोल भी टाइमली अचीव नहीं होंगे। इसलिए इंस्टीट्यूशन में स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल होना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगला प्रिंसिपल है 13 नंबर का, कि प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि वर्कर शुड बी इनकरेज्ड एंड गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू टेक सम इनिशिएटिव इन मेकिंग एंड एग्जीक्यूटिंग द प्लान्स। कि जो भी वर्कर्स होते हैं इंस्टीट्यूशन के या एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको इनकरेज किया जाना चाहिए, उनको अपॉर्चुनिटी दी जानी चाहिए कि वो कुछ छोटे छोटे जो प्लान्स होते हैं कुछ उसको सम इनिशिएटिव उनको दिया जाना चाहिए, थोड़ी सी छूट दी जानी चाहिए कि छोटे छोटे प्लान्स वो खुद मेक कर सकें और उसको एक्सिक्यूट कर सकें। मतलब ऐसा माहौल समय समय पर उनको मौका दिया जाना चाहिए कि वो छोटे छोटे प्लान्स क्रिएट कर सकें, उसको एक्सिक्यूट कर सकें, अपने नए क्रिएटिव आइडियाज़ को किसी पर्टिकुलर वर्क में यूज कर सकें। लेकिन जनरली मैनेजमेंट ये एफिशिएंट एम्प्लॉयज़ के लिए करता है, कि एफिशिएंट एम्प्लॉयज़ को लिए क्या करता है कि जो अपने सही समय से वर्क पूरा कर लेते हैं, तो मैनेजमेंट क्या करता है उनको कहता है कि आप इस काम को अपने हिसाब से डील जितने बेहतर से कर सकें करिए। तो इससे उस आदमी को भी कहीं ना कहीं काफ़ी करेज मिलता है, मोटिवेट होता है वो, और वो अपने नए नए इनोवेटिव आइडियाज़ को कहीं ना कहीं यूटिलाइज करने का उसे मौका मिलता है। वो इनोवेटिव आइडियाज़ को यूटिलाइज करके वर्क को और भी बेहतर तरीके से परफॉर्म करता है, और इससे बाकियों को भी इनकरेजमेंट मिलता है और वो भी मोटिवेट होते हैं कि उन्हें भी मैनेजमेंट की तरफ से एक ऐसा मौका मिले जिसमें उन्हें अपने प्लान्स को एक्सिक्यूट कराएं। तो इस तरीके से इनिशिएटिव एक पावरफुल मोटिवेटर का रूप में वर्क करता है। इनिशिएटिव डज नॉट मीन गोइंग अगेंस्ट एस्टेब्लिश्ड प्रैक्टिस और डूइंग समथिंग अगेंस्ट द डिसिप्लिन। मतलब इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है कि आप डिसिप्लिन में जो रूल्स और रेगुलेशन बनाए गए हैं उसके अगेंस्ट कुछ कर रहे हैं। इसमें केवल आपको कुछ चांस दिया जाता है समय समय पर, जिसमें आपसे कहा जाता है कि किसी वर्क को, भाई इस वर्क को आप जितने बेस्ट तरीके से कर सकते हैं आप परफॉर्म करिए, बेस्ट रिजल्ट दीजिए। अगला प्रिंसिपल है स्पिरिट द कॉर्प्स। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल मैनेजमेंट शुड टेक रीजनेबल स्टेप टू डेवलप अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस एंड फीलिंग ऑफ टीम स्पिरिट अमंग द एम्प्लॉयज़। कि मैनेजमेंट को चाहिए कि रीजनेबल स्टेप्स लें ताकि उसके यहाँ जो भी एम्प्लॉयज़ वर्क कर रहे हैं उनके अंदर टीम स्पिरिट की भावना आ सके और सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, वे अपने आप को इंस्टीट्यूशन से जुड़ा हुआ समझें। इंस्टीट्यूशन में मैनेजमेंट को चाहिए कि वो आई को वी से रिप्लेस करें, मतलब मैं की भावना को हम से रिप्लेस करें। उन सभी में आपस में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। मैनेजमेंट को और एम्प्लॉयज़ के बीच में गैप नहीं होना चाहिए कि मैनेजमेंट बहुत बड़ा आदमी है, ऐसा नहीं फीलिंग आना चाहिए। मैनेजमेंट को एम्प्लॉयज़ के साथ मिलके कोऑर्डिनेट होकर ये वर्क करना चाहिए। इससे वर्क को सही समय से पूरा करने में आसानी होगी और कहीं ना कहीं लोग मोटिवेट होंगे आपके अंडर में कि हाँ भाई हमारा मैनेजर हमसे घुल मिल के बात कर रहा है, हम उसको अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं।
और वो कहीं ना कहीं हमारी बातें आसानी से सुन रहा है, उस पर रिएक्शन करने का मौका देता है। तो जनरली जो है मैनेजमेंट स्पिरिट द कॉज को फॉलो नहीं करना चाहते हैं, उनके अंदर एक स्पेशल एटीट्यूड टाइप का क्वालिटी होता है। तो इनका कहना था कि ये स्पेशल एटीट्यूड हटाना चाहिए उन्हें, और कहीं ना कहीं अपने एम्प्लॉयज़ को अच्छा प्लेस देना चाहिए और उनकी बातों को सुनना चाहिए, और उनमें ऐसा कुछ बिलीफ दिलाना चाहिए कि हाँ भाई, हम आपकी बातों को भरोसा दे रहे हैं, मतलब वर्क दे रहे हैं, समय उनकी बातों को सुनना चाहिए, हम आपकी बातों को वैल्यू दे रहे हैं। इस तरीके से स्पिरिट द कॉर्प्स करके 14 प्रिंसिपल इनके 14th प्रिंसिपल हो गए। तो आप सभी का बहुत ही धन्यवाद। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें चैनल को, और